नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर। देखिए, मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं आपकी 6 वीडियोस करा चुका हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में। नागरिकता से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी हैं आपको। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि भारत में संवैधानिक विकास पढ़ा चुका हूँ, संविधान की विशेषताएं बता चुका हूँ, स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या हैं, और संविधान की अनुसूचियाँ शेड्यूल्स पढ़ा चुका हूँ, और संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज पढ़ा चुका हूँ। और फिर इसके बाद में मैं संविधान का पार्ट 1 भाग 1 भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़ा चुका हूँ। आज जो वीडियो है वो है आपकी भारत की नागरिकता के बारे में कि भारत में जो व्यक्ति हैं उन्हें नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है, किस प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है या फिर हम त्याग कर सकते हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम आज की वीडियो में। और जिसने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और जितनी सारी वीडियो हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास से या फिर पहले की जो भी क्लासेस हैं उनसे संबंधित नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज की मेन मुद्दे पर आते हैं, जो है भारत की नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। और सिटीजनशिप के जो प्रावधान है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, संविधान की जो भारत में नागरिकता की बात की गई है उनके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था 1 to 4 आर्टिकल तक, ठीक है। और इसके बाद में जब हम नागरिकता पढ़ेंगे वो भारत के संविधान के पार्ट 2 में आता है। पार्ट 1 हम पहली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। और इसके जो अनुच्छेद हैं वो 5 से लेकर 11 तक हैं, जो नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रोविजंस हैं वो 5 to 11 के अंतर्गत मिलेंगे। और इन 5 से लेकर 11 तक जितने भी 7 ये आर्टिकल्स हैं इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भारत में जो नागरिकता का प्रकार है वो आपकी एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। भारत में जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल का मतलब कि जो नागरिकता है वो केवल भारत की ही नागरिकता होगी, ना कि किसी स्टेट की भी नागरिकता मिलती होगी। जैसे भारत में 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं, उसी प्रकार से उन अलग अलग राज्यों की नागरिकता ना होकर केवल एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए जो है उसमें दोहरी नागरिकता है। वहां पर 50 स्टेट्स हैं यूएसए के, उनकी नागरिकता अलग है। कोई भी व्यक्ति यूएसए का तो नागरिक है ही है, उसी के साथ साथ वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजन होगा, ठीक है। कहाँ पर? यूएसए में। और इस नागरिकता के सिंगल सिटीजनशिप जो है वो भारत में किसके संविधान से प्रेरणा स्रोत है? वो है ब्रिटेन के संविधान से। यानी भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके बारे में ये बात होगी, ठीक है। अब हम बात करें, भारत में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। जो भारत में जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी एक्ट बनेंगे, जितने भी कानून हैं, सारे के सारे बनाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद के पास है, ठीक है। इसके अलावा कोई इससे संबंधित कानून नहीं बना सकता। भारत में नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? वो था आपका नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत बार संशोधन भी हुए हैं। कितनी बार संशोधन हुए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, संशोधन जो हुए, पहले तो ये 1955 में तो नागरिकता अधिनियम आया। इसके बाद में पहला जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ 1986, एंड आफ्टर दैट 1992, देन 2003, ठीक है। फिर 2005, आफ्टर दैट 2015, एंड लास्ट वन वाज इन 2019। यानी कि जो सबसे लास्ट में जो संविधान संशोधन करके जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाया गया था वो है 2019 में, जिसे हम CAA बोलते हैं, जिसका भारत में 2019 में काफी विरोध भी हुआ था। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि CAA आखिर है क्या, आगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे भारत की नागरिकता से संबंधित, जो उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आर्टिकल आता है भारत के संविधान का वो आता है नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि इसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि जब संविधान भारत में लागू हुआ उस समय जो भारत की नागरिकता है या फिर कौन कौन भारत के नागरिक होंगे, किन किन को भारत की नागरिकता मिलेगी, उसके बारे में प्रावधान इस आर्टिकल 5 में देखने को मिलेगा। जैसे
संविधान के प्रारंभ होने पर वो भारत का नागरिक हुआ जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था संविधान लागू होने से पहले, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो इस तरह के प्रारंभ से कम 5 साल के लिए भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। देखिए कौन कौन होंगे, एक तो वे व्यक्ति नागरिक होगा जो भारत में पैदा हुआ होगा संविधान लागू होने से पहले। सेकेंड वन, या तो उसके माता पिता उस भारत के नागरिक होंगे संविधान लागू होने से पहले, तो वो जो बच्चा होगा वो भी नागरिक बन जाएगा। थर्ड वन ये है कि जो बात की गई है यहाँ पर, वह व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। तो 3 प्रोविजंस हैं ये आर्टिकल 5 के अंतर्गत कि कौन कौन संविधान प्रारंभ होने पर भारत का नागरिक होगा। इसके बारे में जो प्रावधान मिलेगा वो आपको आर्टिकल 5 में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 6। उम्मीद है आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। आर्टिकल 6 की बात करें तो आर्टिकल 6 ही आता है। आर्टिकल 6 है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो उस समय था क्या कि जो भारत के विभाजन होने के बाद जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो भारत में आए, तो उन व्यक्तियों के लिए जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिलेगी वो इस आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो क्या क्या है देखिए, शर्तें क्या हैं इसके लिए। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो उसके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए अविभाजित भारत में, चाहे वो पाकिस्तान का रीजन हो चाहे वो इंडिया का रीजन हो, इसमें पैदा हुए हों तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ से आया हो, पाकिस्तान से आया हो। फिर यदि 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ अपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, यानी इस तारीख के बाद वो भारत में आया हो और उससे भारत में सामान्य रूप से रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए प्रावधान है। और यदि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद प्रवासन किया हो यानी भारत आया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे नागरिक को पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में रहना आवश्यक है। देखिए ऐसा व्यक्ति, 2 प्रोविजंस हैं यहाँ पर ये वाले, इन दोनों में अंतर क्या है। एक ही डेट है कॉमन, 19 जुलाई 1948। एक ऐसा आदमी जो इससे पूर्व पाकिस्तान में चला गया हो लेकिन बाद में भारत आया हो, तो वो अपनी प्रवासन की तिथि से उसने सामान्य रूप से भारत में निवास किया हो, लेकिन इस डेट के बाद जो भारत आया है, ठीक है, वो भारत आने के बाद उसने सामान्य रूप तक 6 माह तक, सामान्य रूप से 6 माह तक वो भारत में रहा हो, तो उसे यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल 7 की, जो कि है पहले कोई व्यक्ति भारत का निवासी था, उसने सोचा जब पाकिस्तान बना तो मैं पाकिस्तान में जाकर रहूँगा, तो वो पाकिस्तान में चला गया। फिर वहाँ जाकर उन्होंने स्थितियाँ देखी, उसे अपने अनुकूल नहीं लगी, तो वो लौटकर फिर भारत आया। तो इस आर्टिकल 7 में उस व्यक्ति की चर्चा है जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया फिर उसके बाद पाकिस्तान से भारत आया, तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 7। तो इसमें जो बात है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर वह भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण या प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा उस आर्टिकल के, यानी कि संविधान लागू होने के समय पर। ठीक है, तो उसे 6 माह तक भारत में रहना होगा और पंजीकरण के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 7। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की। अब आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पूर्वज या फिर वो भारत में रहते थे लेकिन वो उस समय भारत में थे नहीं, या फिर अब भारत से बाहर रहते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के यानी भारतीय मूल के लोगों के कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। देखिए 2 यहाँ पर शर्तें हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण या आवेदन किया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी या माता पिता जब भारत का विभाजन हुआ था उससे पहले वो भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो सामान्य रूप से फिर बाहर निवास करते हों, तो वो व्यक्ति जो है अब भारत में पंजीकरण कर सकता है और नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि उसके माता पिता और दादा दादी भारत में पैदा हुए हों पुराने टाइम में। ठीक है, अविभाजित भारत में।
यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत के नागरिकता ग्रहण कर सकें। जो भारत के बाहर भारत के नागरिक रहते हों उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जा सके। तो आर्टिकल 8 जो स्टेट है वो इसी यहाँ पर बताता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कंक्लूजन की कि इस सारे के सारे जो आर्टिकल हैं हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से आर्टिकल क्या हैं। कुल मिलाकर ये आर्टिकल जो है कुछ निम्न नागरिकों के लिए व्यवस्था करते हैं, जिसके पहला आर्टिकल 5 जो है व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, आर्टिकल 5 से रिलेटेड है। व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो यानी पाकिस्तान से भारत आया हो। दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान गया हो फिर पाकिस्तान से ही फिर भारत आया हो, तो आर्टिकल 7। और भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 8। अब इनके बाद में जो बात आती है वो आती है आपकी आर्टिकल 9 और 10 की। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले नागरिक की नागरिकता ना होना। जैसे कोई भारत का व्यक्ति है, भारत का सिटीजन है, अब इसने अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य कंट्री की नागरिकता ले ली, जिस दिन ये नागरिकता लेगा उसी दिन इसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वो आर्टिकल 9 कहता है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 जो है वो आर्टिकल 10 किससे संबंधित है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। भारत के जो नागरिक हैं वो नागरिक बने रहेंगे बशर्ते कि जो संसद है वो विधि या कानून बनाकर नागरिकता ना छीने, ठीक है। तो उनमें परिवर्तन, नागरिकता के अधिकारों में परिवर्तन कौन कर सकता है, वो है संसद, ठीक है। ये हो गया भारत के नागरिकों का नागरिक बना रहना, ठीक है, आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, जितनी विधियां हैं, सब में संसद ही परिवर्तन कर सकती है, संसद ही इनमें संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल 11 आपका ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 11 के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये हो गए सारे आर्टिकल और जितने हमने इनसे रिलेटेड प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स होते हैं जो टर्म आगे वाले हैं जो कि जैसे IOC हो गया, आपके NRI हो गए, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है उसके 5 वो हैं तरीके। तो कौन कौन सी, बाय बर्थ, बाय डेसेंट यानी वंशानुगत तरीके से, पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन करके, देशीयकरण द्वारा, नेचुरलाइजेशन द्वारा, और या क्षेत्र सम्मिलित होने पर, कोई भी क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो गया तो उसके वहाँ के लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो हम बात करते हैं जन्म से, बाय बर्थ किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो ये है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले जब बात आई 1955 का नागरिकता अधिनियम आया था, उसके बाद में इसका पहला संशोधन जो हुआ था 1986 में हुआ था। तो 1986 में संशोधन होने के बाद इस नागरिकता अधिनियम में 1987 से इसके प्रोविजंस लागू हुए थे। तो अब हम इस तक की बात करते हैं, यहाँ तक की कि ऐसा व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे एवं 1 जुलाई 1987 या उसके बाद लेकिन नागरिकता अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। देखिए इसमें एक क्या कहता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उससे लेकर 1 जुलाई 1987 तक जो भी भारत में पैदा हुआ होगा वो भारत का नागरिक होगा। कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा होगा 1 जुलाई 1987 के बाद और 2003 से पहले जो भी भारत में पैदा, इस अवधि के दौरान जो भी बच्चा भारत में पैदा हुआ होगा वो भारत का नागरिक होगा बशर्ते कि माता या पिता इनमें से एक का भारतीय होना जरूरी है, जो सेकंड आपको प्रोविजंस कहता है। अब बात आती है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के बाद की बात। वह बच्चा नागरिक हुआ जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा जन्म से समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। समझ में आया कि इसमें से या तो दोनों ही नागरिक हों 2003 के बाद या फिर इनमें से एक कोई भी भारत का नागरिक हो और दूसरा जो होगा वो अवैध प्रवासी ना होगा। अवैध प्रवासी का मतलब जैसे एक तरीके से बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं, जैसे वो अवैध हो गए, जिनके पास सिटीजनशिप ही नहीं भारत की, ठीक है, तो वो अवैध रूप से भारत में ना रह रहे हों। तो ये होगा आपका बाई बर्थ। इस तरह से हम जन्म के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है बाई डिसेंट, जिसका नाम है वंशानुगत तरीके से, वंश के आधार पर हम कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
अब बता दिए 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक दूसरा नागरिकता अधिनियम में जो दूसरा संशोधन हुआ था 1992 में। इसके बीच देश के बाहर जन्मा व्यक्ति जन्म से समय उसके माता पिता भारतीय हों तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, कौन सा आदमी? जो इस समय अवधि में विदेश में पैदा हुआ हो लेकिन उसके माता पिता कोई भी भारतीय हो। ठीक है, उसके माता पिता भारतीय हैं और बाहर पैदा हुआ हो तो ये भारत का नागरिक बन सकता है। यहाँ पर पिता की बात है, माता की नहीं। अब बात आती है सेकंड, 10 दिसंबर 1992 के या उसके बाद देश से बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। देखिए वंशानुगत तरीके से कैसे मिलेगी? 26 जनवरी 1950 से 1992 के बीच में जो विदेश में भारतीय बच्चा जन्मा होगा, कोई भी बाहर भारत का बच्चा जन्मा, उसके पिता का भारतीय होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन ये थी। लेकिन इस 1992 के बाद अब पिता का भारतीय होना जरूरी नहीं है, अब पिता या माता इन दोनों में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। पहले पिता के लिए जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, लेकिन अब पिता या माता दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक हो सकता है, तो वो बच्चा भारत का नागरिक होगा। अब बात करते हैं पंजीकरण के द्वारा कि हम रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब वो बात आती है। देखिए भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब जो भारतीय मूल का व्यक्ति यानी कि जिसके माता पिता दादा दादी भारत में कभी रहते हो पूर्व में, लेकिन अब वो भारत का नागरिक नहीं है, वो किसी और कंट्री में रहता है, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। ये एक प्रोविजन है इसका। सेकंड प्रोविजन क्या है? भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। यानी कि एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने, या फिर लेडीज मान लीजिए, जेंट्स मान लीजिए, जिसने भारत के किसी एक व्यक्ति से शादी की और शादी करने के बाद उसने नागरिकता के लिए पंजीकरण किया, लेकिन पंजीकरण से पहले वो भारत में 7 साल तक रहा हो। ये प्रोविजन आपका सेकंड वाला। ठीक है, और भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी इसी में अप्लाई कर सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए। ठीक है, ये हो गया आपको पंजीकरण के द्वारा। अब ये सब हमने पढ़ लिया। अब बात आती है आपकी जो कुछ टर्म्स है NRIs, PIO एंड OCI। NRI, PIO एंड OCI ये भारत के नागरिक हैं या फिर भारत के नागरिक थे, भारतीय मूल के नागरिक हो सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात आती है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी अनिवासी भारतीय बोलते हैं इन्हें। ये कौन होते हैं? ये भारत के नागरिक तो होते हैं, ये भारत के नागरिक हैं, लेकिन 182 कम से कम 182 दिन ये भारत में ना रहे हों, ये अदर कंट्री में रहे हों, तो ये NRI की श्रेणी में आ जाते हैं। नागरिक तो ये भारत के हैं, लेकिन ये 182 दिन मिनिमम इतने दिन से भारत में नहीं रहते हैं, किसी काम की वजह से किसी अदर कंट्री में रहते हैं, तो ये NRI कहलाते हैं, लेकिन ये होते भारत के नागरिक हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेश में रहता है, अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है, तो उसे अनिवासी भारतीय NRI कहते हैं। ठीक है, डेज मैंने लिमिटेड बता दिया आपको 182। अब बात आती है भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन को छोड़कर। ठीक है, कभी इनके पूर्वज या फिर ये यहाँ पर तो ये नागरिक हैं अभी भी, लेकिन ये बाहर रह रहे हैं, इसमें ये कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में भारत की नागरिकता इनके पास नहीं है, तो उन्हें बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि इनका ओरिजिन जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, इनके वंश का जो ओरिजिन होता है वो भारत में हुआ था। इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट वन इज OCI। देखिए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक। अब इसमें क्या है? कोई व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान एवं भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है, जैसे यहाँ से भारत को जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और इनका व्यक्ति ना होना चाहिए। ठीक है, और न ही कहीं कभी रहा हो, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारी नागरिक की श्रेणी में आता है। कौन सी शर्तें? जो हम नीचे वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन 2 कंट्रीज को छोड़कर वो किसी अन्य कंट्री का नागरिक है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? भारत का समुद्र पारी नागरिक। संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका हो। ठीक है, कौन आएगा OCI में?
जब संविधान लागू हुआ या फिर उसके बाद वो कभी भारत का नागरिक रह चुका हो लेकिन अब भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, वो होगा। संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, यानी कि उस समय ऐसा था वो भारतीय संविधान लागू होते समय भारत का नागरिक था तो नहीं, लेकिन उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भारत की नागरिकता रखने के लायक थी, तो वो भारत का नागरिक बना तो नहीं लेकिन एलिजिबिलिटी उसकी थी। एक तो ये आ गया। किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, ठीक है, अथवा यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा, बेटी, पोता, पोती या नाती नातिन है तो वो भी, ठीक है। अब यानी कि उसके दादा दादी, माता पिता, नाना नानी भी भारत में इस कंडीशन को पूरे करते हो, ठीक है, भारत में वो कभी नागरिक रहे हो तो वो OCI के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये आपके हो गए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं आगे। देखिए अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, अब बात आती है CAA की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक मिनट, अब बात करेंगे हम CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो 2019 में आया था, जिसका भारत में खूब विरोध हुआ था। ये 10 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ, 11 दिसंबर को आपका राज्यसभा से पारित हुआ और 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति के यानी प्रेसिडेंट के साइन हो गए। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या था कि इसके अंतर्गत जो कुछ कंट्रीज हैं, जैसे एक तो हो गया आपकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनसे भारत में आने वाले अल्पसंख्यक कौन कौन से? हिंदू हो गए आपके, सिख हो गए, पारसी हो गए। तो ये जो हिंदू अल्पसंख्यक थे, ठीक है, इन हिंदू अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये इनके अलावा जो यहाँ पर 3 कंट्रीज की मैंने आपको बात की, यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे ये मेजोरिटी में थे, यहाँ पर माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में नहीं थे। ये जो एक्ट था ये बेसिकली आपका किसके लिए था? आपका माइनॉरिटी के लिए। जो इन कंट्रीज में माइनॉरिटी हैं, जैसे हिंदू, सिख, पर्शियन, पारसी हो गए, इनको भारत में नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है इस एक्ट के तहत, बशर्ते कि वो पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ठीक है। वो व्यक्ति जो हिंदू, सिख, पर्शियन है और वो इन कंट्रीज में अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है और वो व्यक्ति भारत में पिछले 5 वर्ष से रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पूर्व में प्रावधान 11 वर्ष का था, ठीक है। पहले ये जो प्रोविजन था मिनिमम आपको 11 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी था, ठीक है। ये हो गया आपका CAA कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि CAA आखिर है क्या, इन शॉर्ट समझाया मैंने। तो आज की ये वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगी हमारी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। हम मौलिक अधिकार से संबंधित सारे आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, जितनी भी थ्योरी है उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।